इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अभी हाल ही में आपकी वैकेंसी निकाली गई है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा सीआरपीएफ के द्वारा अभी आपकी हाल ही में वैकेंसी निकाली गई हैं। दो तरह की कैटेगरी में आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की स्टेनो के लिए और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की यहाँ पर दो कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर आप सीआरपीएफ की इन दो कैटेगरी की वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं बिल्कुल सही जगह आए हैं दोस्तों। इस वीडियो में इन दो कैटेगरी के फॉर्म भरने से लेकर आपके एग्ज़ाम सिलेबस, आपकी सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जितना भी इम्पोर्टेंट डिटेल होती हैं सभी को मैं इस वीडियो में डालूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे द्वारा डाउनलोड किया गया है सीआरपीएफ की वेबसाइट से। आपकी एग्ज़ाम भरने की डेट स्टार्ट हो रही है दोस्तों 4 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक एग्ज़ाम भरने की लास्ट डेट आपकी यहाँ पर रखी गई है। जो साथी यह सोच रहे हैं कि हम इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्या दोनों हम पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट। आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप एक के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात करें तो टोटल 143 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की। वहीं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकाली गई है टोटल 1315 वैकेंसी, जिसमें जनरल की 532, ईडब्ल्यूएस की 132, ओबीसी की 355, एससी कैटेगरी के लिए 197 और एसटी कैटेगरी के लिए 99 वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। अब बात कर लेते हैं आपका पे स्केल क्या रहने वाला है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की स्टेनो की पोस्ट के लिए आपको 5th पे लेवल के अनुसार आपकी बेसिक रहेगी यहाँ पर 29,200 से लेकर आपकी 92,300 तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। वहीं अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो पे लेवल 4th के अंतर्गत आपकी बेसिक रहेगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों सैलरी के बारे में मेरे हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी होगा, पर ये जो सैलरी दिखाई जाती है ये बेसिक सैलरी होती है, यानी कि बेसिक सैलरी आपकी 29,200 से जब आप रिटायरमेंट होंगे तब तक 92,300 तक आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। इसमें आपके हाउस रेंट, एचआरए, डीए और जो बाकी अलाउंस होते हैं, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, वो सभी ऐड नहीं होते हैं। ये स्टार्टिंग में जब आपको पे स्केल दिखाया जाता है ये बेसिक का पे स्केल दिखाया जाता है, तो यह मत मानिएगा कि 29,200 रुपये ही आपको जॉब लगते ही मिलेंगे या फिर 25,500 रुपये मिलेंगे। ये सैलरी आपकी 10,000 प्लस होकर मिलेगी आपको दोनों पोस्ट के लिए। तो बहुत अच्छी सैलरी के साथ में आपको यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 साल की आपकी यहाँ पर होनी चाहिए और एज आपकी काउंट होगी 25 जनवरी 2023 तक, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 26/1/1998 से पहले का नहीं हुआ होना चाहिए और 25/1/2005 के बाद का कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए। इन दो डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होनी चाहिए, तब आप या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट के ऊपर, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो कैंडिडेट हैव पास इंटरमीडिएट 10th और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपने 12th पास होनी चाहिए आपके पास। 12th आपका 4 जनवरी से पहले पहले पास हुआ होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अप्लाई के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है, इसके लिए ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सबसे अच्छी बात यहाँ पर दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में इसमें यह देखने को मिली है आपका एग्ज़ाम शेड्यूल इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि हम कब एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं इस पोस्ट के लिए। देखिए इस पोस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे 15 फरवरी को और आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, आपका टेंटिवली डेट है हालांकि ये, बट ये कन्फर्म डेट मान के चलिए 22 से 28 फरवरी के बीच में 2023 में यह आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फॉर्म भरते ही आपको पता चल गया कि आपका एग्ज़ाम कब होने जा रहा है। अब अपना गोल या टारगेट रखकर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए एक पॉइंट और इसमें दे रखा है आपका स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल टेस्ट
ये सभी चीज़ें आपकी होंगी। ये सब आपका CBT हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। उसके बाद में फिजिकल के बाद जब आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में लास्ट और फाइनल स्टेप आपका मेडिकल होगा। और एक डिटेल और इन्होंने बताई है कि जो आपका एडमिट कार्ड है किसी भी स्टेज का, आपका फिजिकल का हो, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का हो, वो आपको पोस्ट के द्वारा घर पर नहीं भेजा जाएगा। आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। वेबसाइट CRPF की ये दे रखी है, यह चेक करते रहनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। आपको इसी वेबसाइट के ऊपर बाकी अपडेट आपको मिलने जा रही हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको इसमें डिटेल से बताया गया है कितना आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और चिल्ड्रन है डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड, जो 1984 के रॉयट में मरे हैं, उनके माता या पिता हैं, तो उनका बच्चे को भी 5 साल का रिलैक्सेशन। 1984 या 2002 के दंगे में गुजरात में जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 8 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ किल्ड हुए हैं जो SC ST के हैं उनको 10 साल की यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं एक पॉइंट और आपको बता दे रहा हूँ, ये जो अबो मेंशन पोस्ट हैं ये 2 तरह की कैटेगरी की वैकेंसी निकाली गई हैं। ये वैकेंसी आपका पर जो हैंडीकेप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए यह पोस्ट नहीं निकाली गई हैं और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई भी ना करें। एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है आपकी मेल कैंडिडेट जनरल, EWS और OBC के लिए। और कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको फ़ीस में छूट दी गई है, यानी कि उनसे फ़ीस के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपका सेंटर और सिटी जहां आप चाहते हैं हमारा CBT आपके नज़दीक शहर में हो, तो यह सेंटर की लिस्ट दे रखी है आपको। आंध्र प्रदेश, हरियाणा में कहाँ पर होगा, अम्बाला, फरीदाबाद, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। तो ये सभी लिस्ट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जहाँ पर आपको सूटेबल लगे उस शहर और उस सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टेट के हिसाब से। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, लगभग सभी स्टेट्स के यहाँ पर सेंटर के आपको नाम दिया गया है। तो आपको जो भी सूटेबल लगे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। की चॉइस करने के लिए आपको 3 जगह सेलेक्ट करनी होंगी। आपकी स्टेट में 3 जगह या 2 जगह आपको नाम दिया होगा, तो आपको उन 2 या 3 जगह में से ही आपको एक जगह एग्ज़ाम आपका देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे मेन पॉइंट के ऊपर, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपकी एग्जामिनेशन का पैटर्न और एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहने वाली है जिसके अंतर्गत आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, skill test, physical standard test, document verification and detailed medical examination. All these stages of the examination are mandatory. Detail of these papers test is as follows. यानी कि एग्ज़ाम, फिजिकल और DV से संबंधित डिटेल अब आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर विद 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन 1.5 आवर। आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों। इसके लिए आपका सिलेबस यह रखा गया है 22 से 28 फरवरी के बीच में यह एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा, जिसमें A सेक्शन में आपका रखा गया है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के साथ में। तो इसमें यह आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेज में से आपको 25 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे और 25 क्वेश्चन ही आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। और हिंदी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हैं, आपको लगता है कि मेरी हिंदी अच्छी है, तो आप हिंदी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये आपके 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी रहेंगे। ऊपर के 2 सब्जेक्ट में से कोई आपको एक चूज़ करना है। 25-25 नंबर के ईच सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन का यहाँ पर आपको दिया गया है। 1.5 घंटे का इसके लिए आपको समय दिया गया है। और आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रखी गई है, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि कोई भी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक क्वेश्चन सही है, वो आपका नंबर काट लिया जाएगा। बात कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम के बाद में, ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन CBT एग्ज़ाम shall be called for next stage of recruitment, skill test, PST, DV, DME, which will be conducted at various
सेंटर ऑफ द सीआरपीएफ। तो आपका एएसआई स्टेनो की पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके अंतर्गत आपका डिक्टेशन रहेगी आपकी 10 मिनट की, 80 वर्ड पर मिनट आपको उसमें डिक्टेशन में लिखना है। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपका टाइम होगा 50 मिनट दिया जाएगा इंग्लिश के लिए, और 65 मिनट का दिया जाएगा हिंदी के लिए, जो कि आपको कंप्यूटर पर करनी है। और सेकंड एग्ज़ाम होगा आपका हेड कांस्टेबल की मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, उसके लिए स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम, जिसमें आपकी इंग्लिश की टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी। इंग्लिश के लिए आपके पास होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड, और हिंदी की टाइपिंग के लिए आपके पास होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए। तो स्किल टेस्ट स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के लिए यह दोनों आपके रहने वाले हैं। टेस्ट आपका, इसमें एरर आपकी 5% एरर है। यहाँ पर आपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड जितने टाइप किए होंगे उसकी 5% एरर आपको यहाँ पर छूट दी गई है, यानी 5% एरर के साथ में अगर आपने टाइपिंग की है तो अलाउड होगी। और 10 वर्ड जो रहेंगे आपके वो सब्ट्रैक्ट और डिडक्ट किए जाएंगे आपके टोटल वर्ड से। तो यह आपके टाइपिंग टेस्ट मेजरमेंट के लिए यह क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट में आपसे क्या क्या रखा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट का साइज़ आपका होना चाहिए, बिलाए आपका चेस्ट का साइज़ होना चाहिए 77, और फलाने के बाद में आपका 30 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट का यहाँ पर साइज़ मांगा गया है। और कैंडिडेट फॉलिंग इन कैटेगरीज गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, डोगराज, ईस्टर्न स्टेट हैं, इनसे संबंधित है, तो उनके लिए 162.5 मीटर हाइट चेस्ट का साइज वही रखा गया है इनके लिए। आल कैंडिडेट बिलोंग टू एससी के लिए 162.5, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 160 रखी गई है 155 सेंटीमीटर। और फीमेल कैटेगरी में जो रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट में यहाँ पर आपके लिए मांगा गया है। और आल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिस शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए भी यहाँ पर 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है फीमेल कैंडिडेट के केस में। यहाँ पर आपका रनिंग नहीं होगा, आपको अगर आपने पहले दिया हो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनमें रनिंग आपसे नहीं करवाई जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट और आपका चेस्ट का साइज़ यहाँ पर मेजर किया जाता है। और इसमें यह भी दिया गया है कि दोज कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड एंड दैट इज़ हाइट या चेस्ट, अगर उनको लगता है कि वो हाइट और चेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं और उनका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से पूरा है, तो मे प्रेफर एन अपील इफ़ दे सो डिज़ायर टू अपीलेट अथॉरिटी प्रेजेंट ऑन द पीएसटी ग्राउंड। यानी कि जब आपका पीएसटी ग्राउंड में हाइट और चेस्ट नापा जाएगा, तब अगर आपको लगता है कि हमारा हाइट कम नापा गया है या हमारे चेस्ट नापते टाइम पे कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप अपील कर सकते हैं और आपका हाइट और चेस्ट दोबारा यहाँ पर नापा जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट कॉलेज या इन जितनी भी आईडी दे रखी हैं इनमें से 1 या 2 आपके पास आईडी होनी चाहिए। और जितने भी रीजनल डॉक्यूमेंट आपके पास में कास्ट से रिलेटेड हैं, या फिर जो भी आपने 10th 12th पास करते टाइम पे आपके पास जो भी कास्ट से, स्टेट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं, आपको सभी लेकर पीएसटी के टाइम पे आपको हाजिर होना है। यानी कि जब आप फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट देने जाएंगे तब आपको ये सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर ज़रूर जाने हैं। जो कैंडिडेट मेडिकल के लिए जाएंगे और जो अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाए हैं या अनफिट जो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, उनको मौका दिया जाएगा अंडरगो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप मेडिकल में अनफिट कर दिए गए हैं तो आपको 24 घंटे का समय दिया जाएगा। उसी समय के दौरान आपको रीमेडिकल टेस्ट के लिए आपको अपील कर लगानी है, और आपका कुछ दिनों बाद में या उसी दिन आपका रीमेडिकल टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आई साइट की बात करें तो आई साइट के लिए मिनिमम डिस्टेंस विजन आपका होना चाहिए 6/6 का, और 6/9 का अदर आई विदाउट करेक्शन, दैट इज़ विदाउट वियरिंग ऑफ ग्लासेस और लेंसेज। यानी कि एक आँख का आपका होना चाहिए 6/6 का। अगर आपका 6/9 का है, आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आपका 6/6 का है तो सबसे बेटर है। अगर एक आँख का आपका 6/6 का है, यहाँ पर मानने यानी कि एक आँख का आपका 6/6 का जरूर होना चाहिए, और एक आँख का रखा गया है 6/9 का। मेडिकल कंडीशन में आपकी नोकनी, फ्लैट फुट और स्क्वेंट इन आइज, ये सभी चीज़ें आपकी अगर आपकी पाई जाती हैं तो आपके मेडिकल में आपको पॉइंट बना दिया जाएगा। हालांकि आप दोबारा रीमेडिकल के लिए अपील लगा सकते हैं और आपका दोबारा रीमेडिकल भी हो जाएगा। टी के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको 40% यहाँ पर अनरिजर्व के लिए, और EWS OBC ST के लिए आपको 35% मार्क्स आपको यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपने गेन करने हैं। और साथ ही एक चीज़ और आप
को यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी नॉर्मलाइज, यानी कि सभी शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपके नंबर यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो दोस्तों ये है आपकी संपूर्ण डिटेल से वीडियो थी। आपकी सीआरपीएफ में पोस्ट निकाली गई हैं एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से संबंधित, एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से संबंधित। आई होप कि मैंने सभी पॉइंट्स को क्लियर करने की इस वीडियो में कोशिश की। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जाते जाते वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।